हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BPSA क्लासेज में। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। और प्रकाश के प्रवर्तन में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे हम लोग फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। और साथ ही साथ हम अवतल दर्पण से क्या करेंगे कि जो फोकस दर्पण की जो आपकी सूत्र होता है, दर्पण का जो सूत्र 1/f=1/u+1/v, उसको प्रूफ करेंगे, निगमन करेंगे। तो साथ बने रहिए हमारे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं आपको कि वो अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में कैसे प्रूफ किया जाता है कि जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो हमारा हेडिंग हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक उत्तल दर्पण है। सॉरी, ये तो अवतल बन गया। हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण में। तो ये हमारा रहा उत्तल दर्पण और ये रहा इसका प्रवर्तक पृष्ठ। और प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये हो गया मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव P। अगर गोला बनाएंगे, क्योंकि कांच के खोले गोले का एक भाग होता है, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा? त्रिज्या होगा। तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मुख्य अक्ष। और ये हो गया फोकस दर्पण का ध्रुव। यहाँ पे क्या होगा? फोकस बिंदु F। तो ये हो गया हमारा कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु F। और ये कौन सा बिंदु है? वक्रता केंद्र C। देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में तो जाती नहीं है, बस जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आई है और परावर्तन के पश्चात ऐसे टकरा कर चली गई है, लेकिन लग रहा है कि इस फोकस बिंदु से होकर क्या हो रही है? जा रही है। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, जब भी वक्रता केंद्र से हम दर्पण पर एक लाइन खींच देते हैं, दर्पण को मिला देते हैं वक्रता केंद्र से, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। किसका काम करता है वो? अभिलंब हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक आपका वक्रता केंद्र पर ले जाकर एक अभिलंब बनाएंगे। तो ये हो गया आपकी सीधी रेखा अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। तो ये तो रह गया हमारा अभिलंब, अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। ठीक। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। इसका नाम देते हैं A। इस बिंदु का हम लोग नाम देते हैं B। और ये हमारे बिंदु का नाम होगा G। और इसका नाम हम लोग देते हैं, मान लीजिए
क्यू। ठीक है, तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आपस आर, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किस नियम से, तो परावर्तन के नियम से। तो यहाँ लिख लेंगे परावर्तन के नियम से, नियम से क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो ये कोण आई है, कोण आई का नाम बताइए। तो कोण आई ये है, इसका नाम बताएंगे तो क्या होगा, ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू। तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू इजकल टू कौन सा कोण है, आर। तो कोण आर का देखिए कौन सा कोण होगा, क्यू बी जी। तो कोण आर का नाम क्या होगा, कोण कौन सा है, क्यू बी और जी, कोण बी क्यू बी जी, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर होंगे। परावर्तन के नियम से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के यहाँ पे छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे आइए दूसरा देखिए यदि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को परस्पर क्या करती हैं, काटती हैं, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। किस कोण द्वारा, तो शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। ये प्रूफ कर देंगे हम लोग कि कैसे आपका बराबर होता है। मैथ नहीं है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स जब मैथ पढ़ाएंगे तो इसको प्रूफ कर देंगे कि दोनों आपस में बराबर कैसे होते हैं। ठीक है, अभी जानिए फिलहाल कि जो दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्या करती हैं, काट देती हैं, तो उनके जो आमने सामने की कोण होती है वो क्या होती हैं, सामने सामने के नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ये कोण है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ठीक वैसे ही यह एक सीधी रेखा है और इसको पीछे की तरफ हम लोग क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, और ये एक सीधी रेखा ऐसे क्या हो गई है, चली गई है। इसका मतलब ये और ये जो हो गए एक दूसरे को सीधा सीधी काट रही है, तो ये कोण जो होगा आर, कोण बी के बराबर होगा। किस कोण द्वारा, तो शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। तो कोण आर का नाम बताइए, तो क्यू बी जी, कोण क्यू बी जी इजकल टू, इस वाले कोण का नाम बताइए, क्योंकि इसी के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा बराबर होगा। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से, तो इस कोण का नाम बताइए सी बी एफ। ठीक होगा, कोण सी बी एफ, सी बी एफ किस कोण द्वारा, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा, मुख कोण द्वारा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर ये सेकंड बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 तथा सेकंड से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि यहाँ पे क्यू बी जी है और यहाँ पे क्या है, क्यू बी जी है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हमें मिलेगा कोण ए बी क्यू इजकल टू कोण सी बी एफ। ठीक है, ये मिल गया, समीकरण नंबर 3 बना करके छोड़ देंगे। ठीक है, आगे आइए। अब ध्यान से देखिए, जब दो समानांतर रेखा हो और इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा क्या करती है, काट देती है, तो ये जो कोण दिख रहे हैं इसकी भी दिशा आगे की तरफ है, इसकी भी दिशा आगे की तरफ है, ये भी लाइन के इस साइड है, ये भी लाइन की इस साइड है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम इसे बोलते हैं संगत कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे किस कोण द्वारा, संगत कोण द्वारा। ठीक ऐसा ही देखिए, ये देखिए ये मुख्य खींच के समानांतर आ रही है, इसका मतलब ये और ये दोनों समानांतर हो गए, और जो विलंब है इसको सीधा सीधी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो काट रहा है तो देखिए ध्यान से, ये जो कोण होगा इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, इस नियम से संगत कोण से आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखा है और अविलंब इसको तिर्यक क्या कर रहा है, काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में
बराबर होंगे संगत कोण से। तो इस कोण का नाम क्या है, ए बी क्यू। इसका नाम क्या है, ए बी और क्यू इजकल टू, इस कोण का नाम बताइए, तो बी सी एफ। इस कोण का नाम क्या होगा, कोण बी सी एफ, और इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 4। और किस कोण से बराबर होगा, तो संगत कोण द्वारा। यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण द्वारा, कोण द्वारा। आगे देखिए समीकरण 3 और 4 को देखिए। तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 और 4 से आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें भी ए बी क्यू है, इसमें भी ए बी क्यू है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये ऑटोमेटिक दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कोण सी बी एफ इजकल टू कोण बी सी एफ। देख लीजिए अगर कोई डाउट हो तो, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस पर लिख दीजिए कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। मैं उस चीज़ को दोबारा वीडियो बना करके आप पे छोड़ दिया जाएगा, जिससे आप दोबारा देख के उसके सेटिस्फाइड हो जाएंगे। देखिए आगे, तो ये दोनों कोण वापस में बराबर हो गए। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई त्रिभुज है, मैं इसी त्रिभुज की बात करता हूँ बी सी एफ की, तो ये बी सी और ये आपका एफ, ये हो गया बी एफ सी। देखिए लिखा गया है सी बी एफ, सी बी एफ, इसका मतलब इस कोण की बात कर रहा है। बी सी एफ मतलब इस कोण की बात कर रहा है। एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे। जब एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस कोण की सामने की भुजा ये बी एफ और इस सामने की भुजा कौन सी, एफ सी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तब हम लिखेंगे क्या, यहाँ से आपका हो जाएगा बी एफ इजकल टू सी एफ, तो आपका हो जाएगा बी एफ इजकल टू सी एफ किस कोण द्वारा, किस नियम से, कोण नहीं किस नियम से, तो त्रिभुज के नियम से। क्योंकि एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज के परिमेय से, त्रिभुज के परिमेय से। ठीक है। अब देखें, अगर हम दर्पण का द्वारक छोटा कर दें तो ये जो बिंदु होगा लगभग कहाँ आ जाएगा, बिंदु P पर। जब बिंदु P पे आ जाएगा तो उस समय PFP और आपका FB यानी BF और PF दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन कब होंगे, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो अगर दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे उस समय PF और BF दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो PF और इजकल टू BF दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ध्यान से देखिए, इसमें BF है, इसमें BF है। जब दोनों BF हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या मिल जाएगा आपका, PF इजकल टू, जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, PF इजकल टू क्या मिल जाएगा हमें, CF मिल जाएगा। अब देखिए चित्र से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका PC है यानी CP है, क्या है CP के दो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, PF और FC। क्या दिखाई दे रहे हैं, PF और FC। ठीक है। तो P और FC के देखेंगे तो हो सकता है आपके फ्रेम से बाहर जा रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या इसको उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है।
क्योंकि फ्रेम से बाहर क्या जाएगा, जो कैमरा है कैमरे से बाहर जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप यहाँ उतार लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर वाला मिटा करके फिर सॉल्व कर देता हूँ। नहीं तो देख लीजिए, यहीं से मैं इधर वाला मिटा देता हूँ। देखिए इधर, यहाँ से क्या मिल गया, बी एफ दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा पी एफ इजकल टू सी एफ, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ठीक है, आगे देखिए, चित्र से हम क्या देखेंगे, चित्र से क्या देखने को मिलेगा, तो जो सी पी है जिसके दो टुकड़े हैं, सी से पी की जो बीच की दूरी है, सी से पी की जो बीच की दूरी है वो दो टुकड़ों में है। पहला आपका पी एफ और प्लस सी एफ, तो हो जाएगा पी एफ प्लस सी एफ। सी पी क्या है, तो ये पी और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये पी एफ है, तो ये हो गया पी एफ और प्लस सी पी नहीं सी एफ होगा, सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ किसके बराबर है, सी एफ पी एफ के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एफ और वन पी एफ कितना हो जाएगा, 2pf। ठीक है, तो ये हो गया r इजकल टू ये 2, ये क्या है दर्पण का ध्रुव और ये क्या है फोकस बिंदु। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये आपकी हो जाएगी फोकस दूरी f। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगुनी होती है। और इसका उल्टा कहें तो जो फोकस दूरी होती है f होता है, फोकस दूरी जो f होता है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो ये रहा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, आइए, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। इसको लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में। ये तो आपका हो गया अवतल दर्पण, और पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, ठीक है, दर्पण का सूत्र। देखिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ M तथा M'। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जब गोला बनाएंगे तो बनेगा, तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु रखी गई है AB। तो ये हो गया A और ये क्या हो गया B। एक मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गई है, तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी, तो फोकस बिंदु F से होकर जाएगी। तो ये हो गया फोकस बिंदु F, और यहाँ से प्रकाश क्या हो गया है, ऐसे चला गया है। ठीक है, दूसरी किरण, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो परिवर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस क्या होती है, लौट जाती है। तो जिस रास्ते से ये प्रकाश की किरण गई है तो उसी रास्ते से क्या होगी, लौट जाएगी, क्योंकि किस बिंदु से जा रहा है, वक्रता केंद्र से।
और ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई हो तो परिवर्तन के पश्चात किस बिंदु से, तो फोकस बिंदु से होकर चली जाएंगी। दोनों परावर्तित किरण कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनकी जो कटान बिंदु है ये है। तो ये अक्ष से ये इनकी दूरी हो गई। यहाँ प्रतिबिंब बन गया आपका बी डैश ए डैश, बी डैश और ए डैश, ठीक है, बी डैश ए डैश। अब ध्यान से समझिए, दो त्रिभुज हैं आपके, मैं दो त्रिभुज बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया त्रिभुज ए बी और ये त्रिभुज सी, दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी। मैं इसी के साइज का, सॉरी इस आकार में छोटा बना रहा हूँ, ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक। ये कोण जो है 30 अंश का है, ये कोण भी क्या है 30 अंश का है। ये जो कोण है इसको 60 मान लेते हैं, ये आपका 60 का है, ये 80 का है और ये आपका 40 का है। 100 और 80 180। ये आपका कितना होगा 60 का, ये 80 अंश का कोण बना और ये आपके 40 अंश का। तो देखिए त्रिभुज का आकार जो है अलग अलग है, ये बड़ा है ये छोटा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि जो इसकी जो कोण की वैल्यू है वही कोण की वैल्यू इसकी भी है। जो कोण की वैल्यू 80 यहाँ पे है वही कोण की वैल्यू 80 यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर 40 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 40 अंश का कोण बन रहा है, तो आकार में भले ही क्या हो छोटा बड़ा हो, लेकिन इसकी जो कोणों की मान है दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या बोलते हैं समरूप। क्या बोलेंगे समरूप, ठीक है। जब दो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप हो जाते हैं तो समान कोणों की जो सामने की भुजा होती है उनका अनुपात प्रत्येक कोणों के समान कोणों की सामने की भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है बराबर होता है। कब, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तब। असमरूप कब होंगे, आकार में भले ही अलग हो लेकिन कोण की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। भुजा का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इसका भुजा अलग होगा, इसकी जो साइड होगी इसकी भुजा मान क्या होगा अलग होगा, लेकिन कोण आपस में बराबर है तो ये समरूप कहलाते हैं। और समरूप में कोणों की सामने की भुजाओं का अनुपात क्या होता है एक समान होता है बराबर होता है। तो देखिए ये 60 अंश का कोण बन रहा है, सामने की भुजा कौन सी है BC, तो ये आपका कितना हो जाएगा BC अपान, इसमें भी 60 अंश का कोण बन रहा है, सामने की भुजा कौन सी है B डैश C डैश, तो ये आपका हो जाएगा B डैश C डैश बराबर, ये किसके बराबर होगा। अब दूसरा कोण पकड़ लीजिए, ये 80 कोण बन रहा है, इसके सामने का भुजा AC, तो ये आपका हो जाएगा AC। इसमें 80 अंश का कोण बन रहा है, सामने का भुजा A डैश C डैश, तो ये आपका हो जाएगा A डैश C डैश इक्वल टू, इसमें 40 अंश का कोण बन रहा है, सामने का भुजा कौन सी होगा AB, तो ये आपका हो जाएगा AB और अपान में ये 40 अंश का कोण बन रहा है तो इसके सामने का भुजा कौन सा होगा A डैश B डैश, ये होगा A डैश B डैश और ये तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये समरूप का नियम है। क्या है समरूप का नियम है। केवल यही नहीं, जब दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, उनका कोण समद्विभाजक का अनुपात भी क्या होता है बराबर होता है, उनका जो क्या बोलते हैं कोण समद्विभाजक हो गया, उनका जो माध्यिकाएं होती हैं माध्यिकाओं का अनुपात भी क्या होता है आपस में बराबर होती हैं, इनके परिकेंद्र की जो त्रिज्या होती है उनका भी अनुपात आपस में क्या होता है बराबर होता है, इनकी जो पैरामीटर होती है यानी कि जो इनका क्या होता है परिधि होता है, परिधि यानी परिमाप, इनकी परिधि कह रहे हैं परिमाप, इनकी परिमापों का अनुपात भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। और इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है, इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ये रहा आपका समरूप। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समरूप समझ गए होंगे। अगर आप समरूप अच्छे से समझ गए हैं तो अब इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से निगमन कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा अगर ये समझ गए तो। चलिए देखते हैं हम लोग।
देखिए ध्यान से, देखिए ये सीधी लाइन चली गई है और ये एक सीधी लाइन चली गई है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी कितना अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बनेगा। जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर हो जाता है, उसे बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप होगा, होगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी क्या है, समरूप है, समरूप है। अगर समरूप है तो समरूपता का नियम लगा लेंगे हम लोग। देखिए इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी अपान में ये कोण इस वाले में किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसके सामने, इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ए डैश बी डैश। तो इसका अनुपात हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू। उसके बाद देखिए ये कोण है, इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, बी सी। ये आपका क्या हो जाएगा, बी सी। ये कोण इस त्रिभुज में किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है। इस कोण के सामने की भुजा कौन सा है, बी डैश सी। तो ये आपका हो जाएगा बी डैश सी। क्या बनेगा, बी डैश सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना करके छोड़ देंगे। ठीक है, दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख दिया करिए, बता दिया करिए कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारा बिंदु कौन सा है, एन, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। ठीक, ये आपका आ गया जी। क्या लंब डाल दिया हम लोग, जी। लंब डाल दिए तो कितना इसका कोण बनेगा, 90 अंश का। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। ठीक है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, ये भी 90 अंश का कोण बन रहा है। शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों सीधा सीधी क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो अब देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये कोण इसके बराबर, तो जो तीसरा वाला बच गया ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरे को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ध्यान से देखिए ये 90, ये 90, ये वाला कोण इसके कोण के बराबर है, ये तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो क्या ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि त्रिभुज कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए कौन कौन सा त्रिभुज होगा, एफ एन जी, त्रिभुज एफ एन जी व इस त्रिभुज का नाम बताइए, ए डैश बी डैश एफ। ये आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ क्या होंगे, समरूप होंगे। लिखेंगे क्या है, समरूप है, समरूप है। अगर समरूप है तो इनके समरूपता का नियम हम लोग लगा सकते हैं। तो लगाइए, इस कोण के सामने की भुजा कौन सा है, एन जी। ये हो गया एन जी। ये कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है, और इस कोण के सामने की भुजा कितनी है, ए डैश बी डैश। ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए ये वाला कोण के सामने की भुजा कौन सी है, एफ जी। ये हो जाएगा एफ जी अपान में ये कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के, इसके सामने की भुजा कितनी है, बी डैश एफ। ये हो गया बी डैश एफ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे हम लोग चित्र से, चित्र से क्या देखने को मिलेगा कि देखिए जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही सेम क्या है, उसका लंब है एन जी। देखिए लीजिए जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही क्या है, लंब आपका, अब लंब है एन जी। तो चित्र से क्या देखने को मिलेगा कि ए बी इक्वल टू जो होगा वो एन जी के बराबर होगा, है कि नहीं।
तो देखिए जहाँ ए बी दिखेगा उसके जगह पे क्या रखेंगे, सॉरी जहाँ एन जी दिखेगा उसके जगह पे क्या रखेंगे, ए बी। तो यहाँ पे आपके एन जी दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, ए बी रख दीजिए यहाँ पे ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी अपान में कितना होगा, ए डैश बी डैश बराबर ये आपका होगा एफ जी अपान में बी डैश एफ, बी डैश एफ। समीकरण नंबर बना लीजिए इसको 3। तो देखिए समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए ध्यान से। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 3 है। ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी बटा में ए डैश बी डैश। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी सी, क्या मिलेगा आपको, बी सी अपान में बी डैश सी इजकल टू, यहाँ से क्या मिला आपको, एफ जी अपान में बी डैश एफ। कोई दिक्कत देखिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिख रहा है, बी सी। तो ध्यान से देखिए ये बी से सी है और इसके बीच की दूरी नहीं पता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर 5 में हम पढ़ाए हैं चिन्ह पर पट्टी, शायद 6 में है, 6 में ही है चिन्ह पर पट्टी। तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। जो दर्पण होता है, दर्पण से ये वस्तु है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते, किससे डिनोट करते हैं, यू से। और ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में ही होता है। इसका मतलब जो बी से पी के बीच की दूरी होगी, ये बी पी जो होगा वो माइनस यू के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, दर्पण के ध्रुव। वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो सी पी आपका कितना हो जाएगा, आर, और ये माइनस में आर होगा। और जो आर होता है वो क्या होता है, आप बताइए, फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो ये हो जाएगा माइनस आर की जगह पे 2f लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा 2f। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब और दर्पण की ध्रुव को बीच की दूरी किससे डिनोट करते हैं हम लोग, v से। किससे, v से। तो ये हो जाएगा b डैश p, b डैश p, और ये v से डिनोट करते हैं। और ये किस साइड है, लेफ्ट साइड, इसलिए दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए ये फोकस बिंदु है, ये दर्पण का ध्रुव, फोकस बिंदु दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। तो जो एफ पी है, एफ पी, ये भी क्या होगा, फोकस दूरी एफ हो जाएगा। और इसकी दूरी किधर है, लेफ्ट साइड, तो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए बी व सी, तो इसमें क्या बी सी है, बी व सी तो है ही नहीं, किसी की वैल्यू नहीं है, तो बी सी का वैल्यू रखेंगे कैसे। तो टोटल दूरी लेंगे कितना, बी से पी तक की दूरी, और वहाँ से हम सी से पी की दूरी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बस हमारा क्या बच जाएगा, बी सी। देखिए कितना है, बी सी। बस थोड़ा ही से दूरी लेनी है, तो हम टोटल दूरी ले लेंगे, तो टोटल दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे, तो यही तो बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका बी पी माइनस सी पी। तो बी सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, लिखेंगे हम लोग बी पी माइनस सी पी अपान में कितना है, बी डैश सी। देखिए बी डैश सी, बी डैश सी, ये छोटी सी दूरी याद करनी है, तो हम क्या करेंगे, सी से पी के बीच की दूरी लेंगे और उसमें से बी डैश पी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या बच जाएगा, सी, बी डैश सी के बीच की दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ के टोटल दूरी में से बी डैश पी क्या कर देंगे, इधर वाली दूरी माइनस कर देंगे, तो बस बचेगा बी डैश सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी पी माइनस बी डैश पी इजकल टू। आगे देखिए ये कितना है, एफ जी, कितना है, एफ जी। तो एफ जी अभी हम निकाल लेते हैं, फिलहाल यहाँ 1 मिनट देख लीजिए आप।
दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ध्यान से देखिए, अगर दर्पण का जो द्वारक छोटा कर देंगे तो देखिए, अगर ये दर्पण द्वारक इतना बड़ा है तो यहाँ से जब लंब डाले हैं तो जी इतना आ गया है, इतने की क्या हो रही है, गैपिंग हो रही है, इतना का डिफेक्ट आ रहा है। अगर दर्पण हम का द्वारक छोटा बना दें और इस बिंदु पर n रहेगा और यहाँ से जब हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे तो लगभग कहाँ आ जाएगा, p के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो बिंदु g है कहाँ आ जाएगा, p पे। उस समय fg कहिए चाहे fp कहिए, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि g उठ के कहाँ आ जाएगा, p पर। तो उस समय fg और fp दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से लिखेंगे, लेंगे fg इजकल टू fp, fg इजकल टू fg, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए, जहाँ fg है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, fp। जहाँ fg है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, fp। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, fp अपान में देखिए कितना है, b डैश f। देखिए ये b डैश f, ये छोटी सी दूरी ज्ञात करनी है ये, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल दूरी लेंगे b डैश p और b डैश p में से fp क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका b डैश p आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा b डैश p माइनस, और माइनस क्या करेंगे, fp माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए bp, देखिए bp क्या है, तो bp बराबर कितना है, माइनस u। तो bp की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, माइनस u, फिर माइनस ये कितना है, cp। तो देखिए cp किसके बराबर है, -2f के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2f अपान में ये कितना है, cp, फिर cp की वैल्यू वही आ जाएगा, -2f, फिर माइनस ये कितना है, b डैश p। तो b डैश p की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से -v, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -v इजकल टू ये कितना है, fp। तो fp के बीच की दूरी देखिए, fp बराबर कितना है, -f, तो ये जाएगा -f अपान में कितना है, b डैश p, और b डैश p की वैल्यू कितनी है, -v। तो ये आपका हो जाएगा -v, फिर माइनस कितना है, fp। तो fp के बीच की दूरी कितनी है, -f, तो ये आपका हो जाएगा -f। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हो गया हमारा -u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2f अपान में ये -2f माइनस माइनस प्लस v इजकल टू -f अपान में -v, और ये माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से त्रियक मल्टीप्लेशन कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। एक बार लिख लेते हैं, तो ये जाएगा -u प्लस 2f, और ये कितना हो जाएगा, -v प्लस f इजकल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -f, और ये हो जाएगा आपका -2fv। ठीक है, देखिए v में माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा v इंटू v, u इंटू v। v से इसमें गुणा करेंगे तो पहले तो माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस में करेंगे तो 2fv बन जाएगा। इससे इन दोनों में कर लिए, अब f से दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा u और f, फिर ये प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 2f में 2f से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, -f से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस प्लस बन जाएगा। 2f में f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, और -v में f से गुणा करेंगे तो -f इंटू v हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
2f² प्लस इधर है, 2f² प्लस इधर है, जब इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 2f² में से 2f² घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। उसके बाद u इंटू वी, ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो अभी क्या बचा u f, ये तो ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया, बचा कितना माइनस एफ वी, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 2f v। ठीक है, तो u इंटू वी, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। अब यहाँ देखिए 2f v है और ये -1f v है, तो 2f v में से -1f घटाएंगे तो f1f v बचेगा, ठीक है, 1f v। ठीक है, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस uf, लिखेंगे दोनों ओर f इंटू u इंटू वी से भाग देने पर अगर दोनों ओर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है, तो भाग दे लीजिए। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो देखिए वहाँ से हम लोग भाग देंगे, तो ये तो हो गया u इंटू वी, और इसमें हम भाग देंगे किससे, f इंटू यू इंटू वी से इजकल टू एफ वी, ये हो गया f इंटू वी, और भाग किससे देंगे, f इंटू यू इंटू वी से, प्लस वो कितना है आपका u इंटू एफ, और भाग किससे देना हमें, f इंटू यू इंटू वी से। तो देखिए इसमें यू वी से यू वी क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना 1/f इजकल टू, इसमें एफ भी से एफ भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा कितना 1/u, प्लस इसमें यू एफ से यू एफ क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना 1/v। तो ये हो गया दर्पण का सूत्र 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो हेडिंग है इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि एफ यू तथा v में संबंध, तो ये कहिए या फिर ये कहिए, बात एक ही है। तो इन तीनों में संबंध आता है कि जो फोकस दूरी होती है 1/, जो फोकस दूरी होती है दर्पण की 1/u प्लस 1/v होता है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, निगमन हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण द्वारा दर्पण का सूत्र। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। ये तो हम लोग पढ़ लिए अवतल दर्पण द्वारा दर्पण का सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, ये करके हम आपको दिखा दिए। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आपका आएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे हम उत्तल दर्पण में हम लोग कैसे दर्पण के सूत्र को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।